वेलकम बैक टू के केमिस्ट्री। पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब हमने आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या थी? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आज की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस तीसरी वाली है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो पिछले वाले में हम लोग जो स्टडी किए थे उसी के आधार पे आज हम लोग नेक्स्ट वाला स्टडी करेंगे। चला हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हम समझते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से को जानने से पहले हम लोग समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। हम लोग समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। चलिए इसको समझते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। देखिए, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को हम अगर समझते हैं, जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को समझ रहे थे, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या बोला था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कोई चीज़, मतलब टेम्परेचर पे ही लिया जा रहा था बॉइलिंग पॉइंट, कि वह टेम्परेचर जहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर के इक्वल था। इसी टाइप से हम जब फ्रीजिंग पॉइंट को समझेंगे, और खासकर किसी प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो हम ये कहेंगे कि वह प्योर सॉल्वेंट का जो सॉलिड स्टेट होगा और वह जो लिक्विड स्टेट होगा, उनमें जो वेपर फेज होंगे वो इक्वल होंगे, या वो सॉलिड और जो लिक्विड है उसका वो दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। हमने क्या कहा कि वह टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं, ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्या कि वह टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड का जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के क्या हो इक्वल होता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो ये दोनों बातें हमने बता दिया। ठीक है, मैं डेफिनेशन को नीचे लिख दिया करूँगा वीडियो में, आप लोग वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हमने समझ लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब जरा हम समझते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले हमको एक ग्राफ से देखते हैं इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक ग्राफ से देखते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर से डिपेंडेंट कर रहा है, कि मान लेते हैं एक प्योर सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर यहाँ है। इसका ये मतलब है कि यह जो प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर यहाँ है, और इस प्योर सॉल्वेंट को हम क्या बोल रहे हैं TF नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जब ये इसमें हम सल्यूट डालेंगे, तो यह जब सोल्यूशन बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, पी सोल्यूशन का डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन वो कितना डिक्रीज करेगा, मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज करेगा, और जितना वो डिक्रीज करेगा उसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, फॉल होगा। तो रियल में कितना टेम्परेचर फॉल हुआ है, कितना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उसका डाउन हुआ है, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हम आपको ये भी समझाएंगे कि क्यों वो फॉल कर रहा है। ठीक, अब अगर मान लेते हैं कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ आता है, यहाँ पे आता है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डेल्टा TF है, जो चेंज है, अगर इसको हम TF मानते हैं, तो यही जो है यह डिप्रेशन है कि कितना ये मतलब गिरा है, टेम्परेचर कितना यहाँ से लोवर्ड हुआ है, कितना डिप्रेस हुआ है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी बात, अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं P0 का, तो ये देखिए ये जो ग्राफ होगा ये P0 का ग्राफ है कि इतना इसका पहले था, बाद में ये सोल्यूशन का हुआ। ठीक, तो पहले ये प्योर सॉल्वेंट का था, फिर बाद में ये सोल्यूशन का हो गया। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा है, तो ये किसका हो गया, सोल्यूशन का। तो हम बोलेंगे यह जो वेपर प्रेशर है, यह वेपर प्रेशर किसका है, इस सोल्यूशन का है। और ये जो वेपर प्रेशर था, ये जो वेपर प्रेशर था जहाँ पे हमने ये बोला कि ये डिक्रीज कर रहा है, ये वेपर प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। किसका है ये,
प्योर सॉल्वेंट का। तो यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है और ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन से। तो इतना ये डिप्रेस हुआ है और इतना डिप्रेस होने से अगर इसके इधर अगर इसका डिप्रेशन आता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये फ्रोजन आउट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसके बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, फ्रीज करने लगेगा, फ्रोजन आउट होने लगेगा। ठीक, तो आपको मैंने ये समझाया कि ये जो है ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का, ये वेपर प्रेशर आप प्योर सॉल्वेंट का। और यह तब का है जब ये TF नॉट रहा होगा तो यहाँ पे इसका प्रेशर था, लेकिन सल्यूट डाले हैं तो वेपर घटने लगा है, लगभग इतना घटा है, मतलब किसका है, सॉल्यूशन का। कितना घटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिप्रेस हुआ है, मतलब टेम्परेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट था यहाँ से लेकर यहाँ तक डिप्रेस हो रहा है, लेकिन इसे कांस्टेंट रूप से डिप्रेस हो रहा है। और उसके बाद अगर डिप्रेस होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रोजन आउट हो जा रहा, फ्रीज कर जा रहा। ठीक, तो कितना चेंजेस आएगा वो है डेल्टा TF, और जो डेल्टा TF है तो फाइनल में से हम इनिशियल को घटाएंगे, मतलब हायर टू लोअर, तो TF नॉट माइनस क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा। समझिए, अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 0 डिग्री से कम होगा, मतलब -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना घटा, तो अगर मैं इसको 0 मानूँ माइनस और माइनस कितना 2 मानूँ तो इसका मतलब प्लस कितना, +2 घट गया। इसका ये मतलब है कि जितना इधर फॉल हुआ है यहाँ पे डेल्टा TF उतना ही डिप्रेशन हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस हिसाब से डेल्टा TF के बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं इस डेल्टा TF को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ तो ये ग्राफ आई होप समझ गए होंगे कि ये ग्राफ कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आप समझ गए होंगे कि ग्राफ कैसे चल रहा है। तो इस ग्राफ के बाद मैं आपको बताऊं, ये जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं, मोलैलिटी क्या होता है, जब हम 1 मोल सल्यूट को 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, कम होता है, इसीलिए हम बोलते हैं। लेकिन कितना कम होता है, चूँकि डेल्टा TF इज इक्वल टू, हटाएंगे कांस्टेंट डेवलप करेगा, ये कांस्टेंट मेरा कहलाता है KF, इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, चूँकि ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में आया हुआ है, अभी हम बताएंगे वो कैसे प्रोड्यूस होगा, इसको हम डिफाइन भी करेंगे। ये तब हुआ है जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाला गया है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको बोलेंगे क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। यही जब हम बात एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, तो इसको बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने देखा, तो इसको बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF को, और इसी की बोलते हैं क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि डेल्टा TF कैसे। अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा फर्दर आगे लेके जाऊं तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF, और मोलैलिटी को हम डिफाइन करते हैं WB, और ऊपर हम क्या रख दिए हैं 1000, और डिवाइड कर दिए किससे, डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट का मास। ठीक, तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आ जाता है। बोर्ड के लिए ये पूरा डेरिवेशन आपको करना जरूरी है, इतना जरूरी होता है बोर्ड के लिए, ये फार्मूला और ये पूरा फिगर जरूरी होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो यहाँ तक आपको लाना पड़ता है। यहाँ पे हम MB के बारे में लिख सकते हैं, MB बराबर, ये भी निकालने के लिए न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आप यहाँ से, यही मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, तो ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये रियल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। और हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, ये MB यहाँ कर दें तो लिख सकते हैं KB इंटू WB इंटू 1000, डिवाइड करेंगे किससे, डेल्टा TF से, इसको रीअरेंज कर दे रहे हैं, और क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा। तो आपको ये दोनों फार्मूले, दोनों का क्या मतलब, एक ही फार्मूला है यहाँ पे, इसको तो हम रीअरेंज किए हैं। इससे न्यूमेरिकल लगता है, डायरेक्टली कभी कभी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लेता है और सारी वैल्यू दी रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा KF की। जो KF है ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। अगर मैं शुद्ध वाटर की बात करूँ, वाटर के लिए KF की वैल्यू जो होती है वो होती 1.86
के जी मोल इनवर्स होता है। ठीक है, के एफ की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, के एफ के लिए के एफ की वैल्यू वाटर के 1.86 के जी मोल इनवर्स होता है। दूसरी बात मैं करूंगा के एफ का यूनिट की बात करूंगा यहाँ पे कि के एफ की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ के एफ मैं बताऊं, यूनिट ऑफ के बी के बराबर होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यूनिट ऑफ के डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल होता है, या इसको लिख सकते हैं के जी मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाती है के एफ की। ये भी चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ये बातें बेसिकली मैंने आपको बता दिया, और ये तब हुआ है जब हमने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें ऐड किया है। तो देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद ऐसा क्यों हुआ है, वो हम थोड़ा से आगे भी एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से क्यों हुआ। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल समझाया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ अब यहाँ पे बात करेंगे। जैसे अगर कई टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे एक प्योर सॉल्वेंट का है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की स्टडी करना है, तो एक प्योर सॉल्वेंट का लेंगे और दो डाइल्यूट सोल्यूशन का लेंगे। ठीक, अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट को और डाइल्यूट सोल्यूशन की। ठीक, अब देखिए, अगर हम प्योर सॉल्वेंट और डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें तो समझिए, ये मान लेते हैं, थोड़ा सा इधर मैं लिखता हूं, ये ग्राफ जो है किसके बीच में खींचा जा रहा है, ये ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर केल्विन में लिया गया है, इनके बीच खींचा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर था जब वो P0 रहा होगा प्योर सॉल्वेंट का। जाहिर सी बात है, आप ये समझिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर इसका टेम्परेचर रहा होगा, और यही इनिशियल टेम्परेचर मान के चलते हैं। इनिशियल टेम्परेचर का मतलब क्या, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर का मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF0। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि इसमें जब सॉल्यूट की मात्रा डालूंगा तो ये मान लीजिए P1 हो जाता है पहला सॉल्यूट, तो ये देखिए ये कुछ ना कुछ तो डिप्रेस होगा। मान लीजिए यहाँ पे आके क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है। तीसरा अगर मैं सॉल्यूट लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, P2। इस टाइप से आप बहुत सारे सॉल्यूट ले सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। ठीक है, लेकिन उसमें हम सॉल्यूट की मात्रा डाल रहे हैं जिससे उसका टेम्परेचर ये TF1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये TF2 हो जाएगा। तो जरा समझते हैं, अगर ये TF, अब रियल में ये जो इसका P0 था और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट था, यहाँ पे जो प्रेशर था ये वाला, और यहाँ से कितना डिप्रेस हुआ, इतना डिप्रेस हुआ है। ठीक, इसका मतलब यहाँ तक डिप्रेस हुआ है, और उसके बाद यहाँ से लेकर ये यहाँ तक डिप्रेस हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक गया है। अब ये रियल में जो वेपर प्रेशर था ये तो सोल्यूशन का था, लेकिन ये तो डिप्रेस हुआ है। तो ये क्या है, ये रियल में जो है ये वेपर प्रेशर किसका है, ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, और ये पूरा डिप्रेस हुआ है। मतलब ये पहले यहाँ जा रहा था लेकिन ये डिप्रेस हुआ, और ये यहाँ जा रहा था। तो जरा देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको मैं A मानता हूँ, इसको मैं B मानता हूँ, इसको C मानता हूँ, तो ये जो यहाँ जा रहा था, ठीक है, D मानता हूँ, और ये जो यहाँ जा रहा था इसको मैं क्या, E मानता हूँ। तो जरा देखिए, यहाँ पे दो ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक तो ABD का ट्राइंगल और एक हो रहा है ACE का ट्राइंगल। और देखिए दोनों लगभग ट्राइंगल सेम है, तो मैं ट्राइंगल ACE को इक्वल मानूंगा ट्राइंगल ABD का। तो ये दोनों लगभग क्या है, सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, लगभग सेम है। अब जरा ये देखा जाए कि इसमें जो E और C है, जो फाइनल टेम्परेचर है E और ये जो इनिशियल टेम्परेचर C, तो जो E और C होगा वो D और B के क्या होगा, बराबर होगा। इसका ये मतलब है जैसे ये हुआ, इसी टाइप से जो वेपर प्रेशर P0 था और P2 था, इसको चेक करेंगे तो ये जो वेपर प्रेशर EA होगा, वेपर प्रेशर EA, ठीक है, या AE लिखते हैं, वेपर प्रेशर हायर ये है, तो AE ये डिवाइड करेंगे वेपर प्रेशर AD से, तो क्या हो जाएगा AD। तो जरा देखिए, जो EC होता है, EC कितना है भाई, E यहाँ पे है, मतलब फाइनल टेम्परेचर TF0 है, तो लिखेंगे TF0 माइनस क्या, TF2, ये TF2 है, डिवाइड करेंगे क्या, TF0 माइनस TF1, क्योंकि DB है तो D कितना था, वो भी यही है TF0, और B कितना है, देखिए ये TF1 है, इक्वल टू AE, ये वाला प्रेशर जो है ये क्या है, P0 है, तो ये लिखेंगे P0 माइनस। ठीक है, अगर मैं इसको P0 लिखूंगा तो जरा देखिए दूसरा वाला क्या होगा, ये E है,
तो ये है कितना, मतलब P2 हो जाएगा। डिवाइड करूँगा अब किससे, ए डी से, मतलब P0 बाई माइनस P1 से, ठीक। ओके, तो ये P0 माइनस P2 और P0 माइनस P1 हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, TF0 माइनस TF2 को डेल्टा TF2 डिवाइड कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ डेल्टा TF1 इक्वल टू डेल्टा, ये जो डिफरेंस है P0 माइनस P2 का, इसको लिख सकता हूँ डेल्टा P2 डिवाइड बाई डेल्टा P1। तो जरा समझिए ये इसके बराबर हुआ कि नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे TF2 P2 और ये इसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा TF होगा वो इक्वल होगा डेल्टा किसके, P के, डेल्टा P के क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो ये समझिएगा डेल्टा TF डेल्टा P के इक्वल क्यों है, और ये मैंने आपको बता दिया इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे ये रिलेशन कभी अगर आता है इस टाइप से, ग्राफिकल क्वेश्चन अगर आते हैं और ये इनके बारे में जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे सही होगा, तो देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। क्वेश्चन तो कई तरीके से बन सकते हैं इसमें। तो आप डेल्टा TF बराबर डेल्टा P समझ गए। अब इससे मैं थोड़ा से आगे चलूँगा, आगे तब चलूँगा जब राउट्स लॉ इस पर यूज करूँगा। तो अगर मैं इसमें राउट्स लॉ यूज करता हूँ, समझिए, तो राउट्स लॉ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है पीछे कि राउट्स लॉ क्या होता है। राउट्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया है P0 माइनस PS, यही तो मैंने बताया था, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू क्या मैंने बताया था, XB, और XB बराबर मैंने क्या बोला, NB अपान NA फॉर डायल्यूट सोल्यूशन। अब NB नहीं लिखूंगा, ठीक है। फिर इसको मैंने बोला था WB अपान क्या, MB, और फिर मैं आपको क्या बोला था यहाँ पे इंटू, इसके वाली वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा WA इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये हो जाएगा MA, और नीचे क्या हो जाएगा, NA के स्थान पे WA हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बात किया था। अब जरा इसको देखिए, P0 माइनस PS को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P लिख सकता हूँ, सोल्यूशन का है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल कर दे रहा हूँ, ज़्यादा स्टेप नहीं जाऊँगा। तो इक्वल करने का मतलब ये P0 को इसी में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए WB इंटू MA अपान MB इंटू WA, और डॉट क्या हो जाएगा, ये P0 इधर चला जाएगा। अब कह रहा है कि इस समय ये जो है, अगर हम इफ या सीधे लिखते हैं फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट, इस इक्वेशन को आगे अगर यूज करना है तो प्योर सॉल्वेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है MA और P0, MA एंड P0 प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाते हैं भाई, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे तो जरा बताइए डेल्टा P इक्वल किसके हो जाएगा, ये और ये कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे WP अपान MB इंटू WA। चूँकि ये कांस्टेंट हो चुके हैं और कांस्टेंट हटेगा तो हम इसको एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट को हटा दिए हैं। तो मैं यहाँ सीधे अब ये बात कर सकता हूँ आपसे कि ये बात समझ में आपको आ गई होगी। मतलब आपको मैंने अभी ये बताया है पीछे कि डेल्टा P जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इक्वल है किसके, डेल्टा T से, ये तो मैंने बताया, अभी प्रूव किया है। तो और यहाँ पर TF लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये B के एलिवेशन के कांस्टेंट है, B लेके चल सकते हैं। तो जरा देखिए डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा TF हो गया। इसका मतलब ये किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, WB अपान MB इंटू किसके, WA। अब बात थोड़ा समझने वाली है। अब मैं डेल्टा P का मतलब ख़त्म हो गया मेरे लिए, मुझे डेल्टा TF से चलना है, इसलिए मैं इसको प्रूव करके यहाँ लाया। अब जरा देखिए, अगर मैं इस डेल्टा TF की बात करता हूँ तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, एक बड़ा सा कांस्टेंट डेवलप करेगा के, और यहाँ बोलेंगे ये WB है अपान क्या होगा MB और इंटू क्या है WA। समझिए बात को, पिछले वाले वीडियो में ये मुझसे एक मिस्टेक भी हुई है, मैं उसको यहाँ पे इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। ये जो के है, मैंने पिछले वीडियो में इसको डिप्रेशन कांस्टेंट कहा था, लेकिन देखिए वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में रियल में वो एलिवेशन कांस्टेंट होगा, ठीक। लेकिन इस वाले वीडियो में यह डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। तो दोनों में खास अंतर है। जब यही के किसके लिए लिया जा रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यूज किया जा रहा है, तो वह डिप्रेशन कांस्टेंट कहला रहा है। और यही के जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिया जा रहा है तो उसको एलिवेशन कांस्टेंट कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ पिछले लेक्चर के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा TB होगा वहाँ पे इंटू कैपिटल K, और सेम चीज़ हो जाएगा WB अपान
MB इंटू क्या WA। तो ये क्या होगा वहाँ पे, ये एलिवेशन कांस्टेंट होगा। हमने वहाँ पे डिप्रेशन कह दिया है गलती से, और यहाँ पे क्या होगा भाई, एलिवेशन कांस्टेंट होगा। और इस वीडियो में ये क्या, यहाँ पे जो डेल्टा TF की केस लेंगे तो यहाँ पे ये डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक, बाद में इससे इस के द्वारा जो जनरेट होता है उसको के भी कहते हैं, इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट। और इस के से जो जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे KF, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। तो लेट्स अब इसको हम आगे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिप्रेशन कांस्टेंट के बाद मैं इसको अब मिटा सकता हूँ। ठीक है, अब जरा देखिए, अब मैं इसी को यहाँ पे देखता हूँ तो डेल्टा TF बराबर KWB अपन MB इंटू WA। अब जरा समझिए, अगर मैं यह कहता हूँ कि WB और MB रियल में क्या है, मोल एब्सोल्यूट है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ डेल्टा TF इक्वल टू K, कैपिटल K इंटू NB, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, NB अपन किसके बराबर हो जाएगा, NB इंटू क्या WA। ठीक है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ ना WB बाई MB को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे छोटा सा लिख दूँ, अब इस तो ख़त्म हो गया इसकी ज़रूरत, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, NB बराबर होता है भाई मेरा WB अपन MB। तो इसी का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक, WB अपन MB के स्थान पे NB रख दिया और WA यहाँ पे है उसको रहने दिया। अब मैं यह कह रहा हूँ कि देखिए, अगर मान लेते हैं हम 1 मोल सल्यूट को 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डालेंगे तब क्या होगा। तो अगर हम 1 मोल सल्यूट को, 1 मोल सल्यूट का मतलब NB की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मोल। ठीक, और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब WA की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। ठीक, अगर इन दोनों की वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो जरा देखिए क्या आएगा, डेल्टा TF बराबर आ जाएगा K, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 मोल है, अपान WA की वैल्यू कितना 1000। ठीक है, कितना का 1000, तो ये हो जाएगा K अपान 1000। और मैं आपको बताऊं ये K अपान 1000 किसके बराबर होता है, ये KB के बराबर, मतलब इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, KB। इसी से पैदा हुआ है, मतलब 1 मोल सल्यूट को जब डाला जाता है तो 1 मोल सल्यूट डालने के बाद 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना वो डिप्रेस हुआ है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, उसी को से जो कांस्टेंट डेवलप होता है उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चूंकि मोल यूज हुआ है इसीलिए इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, अब ये जो K होगा, K इक्वल टू K अपॉन 1000 इतना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैपिटल K इक्वल टू क्या हो सकता है, 1000 KB होगा। ये तो बात पक्की है। अब इसी K की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, डेल्टा TF वाले, मतलब यहाँ पे। तो अगर मैं इसके की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ NB के स्थान पर, तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू यहाँ पे क्या है K के स्थान पे हम क्या रख दें 1000 KB, और यहाँ पे क्या है WB अपान MB इंटू क्या है WA। भाई यही चीज़ तो मैंने प्रूव किया था, मोलरिटी वाला डिफिनेशन। तो कैसे वो प्रूव हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे पूरी प्रूव करके दिखाया कि ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, और अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो गए, कंपटीशन वाले में भी, जेई में, एडवांस में या नीट में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिलेशन, इससे इम्पॉर्टेंट फार्मूले हम देख ले रहे हैं और इनके रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया है कि जो डेल्टा T होता है B और F दोनों के केस में, तो यहाँ डेल्टा TF ले रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है या इक्वल हो रहा है मेरा डेल्टा P से, जो कि इक्वल होता है PS माइनस P0 माइनस PS के इक्वल होता है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया है, आपको अगर ऐसा मिले या डायरेक्टली प्रोपोर्शन मिले तो भी आपको ये इक्वेशन यूज करना है। दूसरा हमने बताया डेल्टा TF इक्वल टू क्या था हमारा, डेल्टा TF इक्वल टू था KF इंटू क्या था M था। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा TF बराबर KF इंटू M लिखता हूँ, एक दूसरा रिलेशन ये होता है डायरेक्ट, अगर मोलरिटी दिया है तो ये पुट कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला जो मैंने आपको प्रूव कर दिया है ये था KF इंटू 1000 इंटू मास ऑफ सल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू WA, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं सारी वैल्यू बोल भी दे रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो आप समझ लिए। मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमने पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये एक चीज़ ये मैं आपको समझा दिया। तीसरी बात अगर मैं आपसे अगर
तीसरा अगर फार्मूले की मैं बात करूं तो देखिए वो के एफ के रिगार्डिंग होगा, के एफ का भी, तो के एफ इक्वल टू होता है 0.002 ब्रैकेट में हम लिखेंगे टी एफ नॉट का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे, चूंकि हमने आपको पिछले वाले में टी वी नॉट का होल स्क्वायर बोला था तो यहाँ पे हो जाएगा टी एफ नॉट, और यहाँ मैंने पिछले वाले में आई वी बोला था, लेटेंट हीट बोला था, और यहाँ हो जाएगा क्या, ये आई एफ हो जाएगा। आई एफ क्या हो जाएगा, ये रियल में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। आई एफ के बारे में बता दे रहा हूँ ये क्या है, आई एफ को हम बोल देंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। और के एफ क्या है, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा, अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है इस फार्मूले का यूज किया जा सकता है, ठीक है। और अगला हम रिलेशन की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो वो जैसे के एफ का रिलेशन जो है, के एफ इक्वल टू, अगला फार्मूला हम बोल रहे हैं के एफ इक्वल टू क्या है, जो मोलर मास एब्सोल्यूट है एम में, या आर टी एफ नॉट का होल स्क्वायर अपन, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बताया है, सेम चीज़ है। यहाँ टी वी लिया गया था, सब कुछ सेम है, यहाँ के एफ लिया गया, के वी लिया गया था, और यहाँ पे एम में आर टी एफ नॉट स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे मैंने आपको बताया था कि नीचे जो होगा वो वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन था, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक। अब अगला एक और रिलेशन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ के एफ का, के एफ इक्वल टू हो जाएगा आर और ब्रैकेट में हो जाएगा टी एफ नॉट का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन टू 1000 था तो अगले वाले में हो जाएगा आई एफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू क्या हो जाएगा 1000। ये आप फार्मूले याद रखिएगा, इनमें से कोई भी फार्मूले पे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। इसके बारे में मैंने और बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में बता दिया है। अब मैं एक और बात बता दे रहा हूँ दोनों में, तो ये डिफरेंस हो गए। और अगला मैं बताऊँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किन किन मेथड से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी वी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ को ज्ञात करना चाहें, मेजर करना चाहें, तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है उसको कहते हैं बैकमैनस मेथड, बैकमैनस मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, और ये मेथड इसके लिए भी कॉमन होता है, बैकमैनस मेथड, ठीक है, ये मेथड इसके लिए भी कॉमन होता है, ठीक। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ कि कौन सा मेथड होगा, तो इसके लिए क्वार्टल्स मेथड, ठीक है। इसके लिए जो मेथड यूज होता है क्वार्टल्स मेथड, ठीक है, COTT RELL एपोस्ट्रोफी, क्वार्टल्स मेथड यूज होता है। और तीसरा मेथड जो होता है वो लैंडबर्ग्स मेथड होता है, लैंडबर्ग्स मेथड होता है। तो ये तीनों मेथड जो है डेल्टा टीवी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो बैकमैनस मेथड कॉमन होता है। दूसरा जो मेथड होता है इसके लिए वो होता है रास्ट मेथड, रास्ट मेथड, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपसे पूछा जा सकता है कि डेल्टा टीएफ के लिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कौन सा मेथड यूज होता है और डेल्टा टीवी के लिए कौन सा मेथड यूज होगा। मैंने आपको ये चीज़ भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी इनकी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 खत्म हो गए। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग अगला ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है।